लेट्स माइक, हिस्ट्री को जानो। यह साल था 1981। एक इंडियन शिप गोवा के पोर्ट से चलते हुए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही थी। बीच में यह शिप मॉरिशस में रुका, फिर धीरे धीरे यह साउथ की ओर बढ़ने लगा। एक सीक्रेट मिशन के तहत इस जहाज को जाना था भारत से करीब 12,000 किलोमीटर दूर, एक ऐसी जगह पर जहां ना कोई शहर था ना कोई गांव। यह जगह थी अंटार्कटिका, बर्फ से घिरा दुनिया का सबसे दक्षिणी छोर। यह बेहद जोखिम भरी जर्नी थी क्योंकि एक छोटी सी चार्टर्ड शिप पर यह यात्रा की जा रही थी। इस शिप को भारत ने नॉर्वे से किराए पर लिया था और इस एक्सपीडिशन के लिए जरूरी इक्विपमेंट भी विदेशों से खरीदे गए थे। लेकिन इन सबके बावजूद ना तो नॉर्वे और ना ही दुनिया के किसी भी देश को पता था कि भारत अंटार्कटिका जाने की तैयारी कर रहा है। भारत इस मिशन को पूरी तरह से सीक्रेट रखना चाहता था। खैर, जहाज तैरता रहा और 9 जनवरी 1982 को करीब 2.5 महीने बाद अखबारों में एक हेडलाइन छपती है, इंडिया क्वाइटली लैंडेड इन अंटार्कटिका, यानी भारत ने चुपचाप अंटार्कटिका पर फतह हासिल कर ली है और भारत उन कुछ देशों की लिस्ट में शामिल हो गया जो वहां पहुंच पाए थे। लेकिन सवाल है दोस्तों कि ऐसी जगह जहां कोई रहता नहीं, वहां पर इंडियन साइंटिस्ट से भरे जहाज को इतनी मुश्किलों के बावजूद क्यों ले जाया गया? उस समय ही यह सीक्रेट मिशन क्यों शुरू किया गया और उसके पहले क्यों नहीं? और इससे भारत को मिला क्या? आज भी इंडियन साइंटिस्ट अंटार्कटिका में रहते हैं, आखिर वो वहां पर कर क्या रहे हैं? भारत ने इस मिशन को सीक्रेट क्यों रखा और वो कौन कौन सी मुश्किलें थी जिन्हें पार करके पहली बार भारत का तिरंगा उस सफेद बर्फीले रेगिस्तान तक पहुंच पाया? ये पूरी कहानी जानेंगे इस वीडियो में और सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। जब देश आजाद हुआ तो उसी टाइम से लगभग 1950 के दशक से ही इंडिया को अंटार्कटिका में इंटरेस्ट था। इसके पीछे की वजह भी काफी वाजिब थी। असल में 50 के दशक के आसपास दुनिया भर के कई देश आजाद हुए थे। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुई कोल्ड वॉर के दौरान दुनिया के काफी देशों ने इस व्हाइट डेजर्ट पर अपना कब्जा चाहा था। उस दौर में वहां कोई रहता नहीं था, लेकिन दुनिया भर के कई ताकतवर देश इस जगह पर अपना कब्जा दिखाना चाहते थे। इसी मैटर को सॉल्व करने के लिए 1 दिसंबर 1959 में 12 देशों ने अंटार्कटिका ट्रीटी साइन की। इस ट्रीटी में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्रिटेन, चिली, फ्रांस, जापान, सोवियत यूनियन, साउथ अफ्रीका और अमेरिका के साथ साथ नॉर्वे जैसे देश शामिल थे। यह ट्रीटी कहती थी कि अंटार्कटिका के मामले में इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट किया जाएगा। इस जगह का इस्तेमाल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए किया जाएगा। इस जगह का बेजा इस्तेमाल ना हो पॉलिटिकल हितों को साधने का। इस तरह से इस ट्रीटी को साइन किया गया। खैर, इस ट्रीटी के जो 12 देश थे उन्होंने एक मीटिंग रखी। इसके बाद इन सभी 12 मेंबर्स ने मिलकर एक साथ रिसर्च करने का फैसला किया। हालांकि दोस्तों, जितना आसान ये सब आपको सुनाई दे रहा है, ये सब कुछ उतना ईजी था नहीं। अगर इस पूरी ट्रीटी को आप ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि यह ट्रीटी इक्वल नहीं थी। मतलब ना तो इस संधि में गरीब देशों या नए आजाद हुए देशों को कोई रिप्रेजेंटेशन मिला था और ना ही इसमें से ऐसे किसी देश के वैज्ञानिक शामिल थे। ये सभी देश दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर देशों में से एक थे और कल को यही देश होते जो अंटार्कटिका में जहाज भेजने जैसा महंगा काम भी कर सकते थे। यही देश फिर बेस बनाते साइंटिफिक रिसर्च करने या फिर कोई भी अंटार्कटिका से रिलेटेड ऑपरेशन चलाने के महंगे खर्च को अफोर्ड भी कर सकते थे। यही वजह है कि इस ट्रीटी को इक्वल नहीं माना गया, क्योंकि दुनिया के जो छोटे छोटे देश थे उनको तो यहाँ पर कोई जगह मिली ही नहीं थी। अब हम वापस आते हैं अपनी स्टोरी पर। 70 के दशक में भारत भी काफी क्रिटिकल दौर से गुजर रहा था। भारत को इस ग्रुप में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि भारत की पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट या गुट निरपेक्षता की। देखिए, कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के अपने अपने गुट थे। भारत इन दोनों गुटों से दूर, किसी भी गुट से दूर रहने की पॉलिसी यानी कि नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्षता की पॉलिसी के साथ चल रहा था। इसका मतलब था कि पूरी तरह से ना तो भारत सोवियत से मदद मांग सकता था और ना ही अमेरिका की ओर जा सकता था। हालांकि इसी टाइम पर इंडिया की ताकत का बोलबाला भी हो गया था, क्योंकि 1971 में भारत ने पाकिस्तान को हराकर उसके 2 टुकड़े किए थे। पूरी दुनिया ने देखा था कि कैसे पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स ने भारत के सामने सरेंडर किया था। इस जंग से बांग्लादेश नाम से एक नया देश बनता है और पूरी दुनिया को भारत और इंदिरा गांधी की ताकत का अंदाजा लगता है।
वैसे ये वो टाइम भी था जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू की थी, जो कि जंग के दौरान लगाई गई थी। उसके बाद भी उन्होंने इमरजेंसी लगाई, जिसकी बहुत ज्यादा आलोचना होती है। खैर, इस इमरजेंसी के दौरान ही इंदिरा गांधी को एक सीक्रेट लेटर मिलता है जो काफी इंपॉर्टेंट भी था। ये लेटर था एक इंडियन साइंटिस्ट का जो अमेरिका में थे। इस लेटर में बताया गया कि अंटार्कटिका स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है और दुनिया के पावरफुल देश इसी वजह से वहां अपना दबदबा बना रहे हैं। इस लेटर ने इंदिरा गांधी को मोटिवेट कर दिया कुछ एक्शन लेने के लिए और उन्होंने इसी मोटिवेशन के साथ लॉन्च किया ऑपरेशन गंगोत्री। ऑपरेशन गंगोत्री दिसंबर 1981 में इंडिया के पहले एक्सपीडिशन का नाम है। इस मिशन को लीड करने का काम कर रहे थे भारत के मशहूर बायोलॉजिस्ट शाहिद जहूर। इस मिशन के लिए भारत ने नॉर्वे से एक पोलर सर्कल नाम का आइस ब्रेकर जहाज किराए पर दिया। जाहिर है कि अंटार्कटिका की आइस को तोड़कर आगे बढ़ने के लिए ऐसे किसी एक शिप की जरूरत थी। भारत के पास ऐसा कोई शिप था नहीं, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए ऐसा जहाज किराए पर लेना पड़ा। इसी जहाज के सहारे भारत ने 34 दिनों में अंटार्कटिका की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने 12,300 किलोमीटर की दूरी तय की। इसमें 21 से ज्यादा साइंटिस्ट, टेक्नीशियन और नेवी के ऑफिसर शामिल थे। फिर जब भारत ने बिना किसी बड़े देश की मदद के अंटार्कटिका में अपने कदम रखे तो पता है क्या हुआ? इस जहाज के वहां पहुंचने पर भारत का मजाक बनाया गया, इसलिए क्योंकि किसी को हजम नहीं हो रहा था कि जिस देश को वो सपेरों का देश समझते थे, वो देश कैसे इतना बड़ा काम कर सकता है। ऊपर से भारत उस ट्रीटी का हिस्सा भी नहीं था और तकनीकी रूप से उसे अंटार्कटिका पर उतरने की इजाजत नहीं थी। लेकिन भारत अपने इरादों में काफी सीरियस था। यहाँ पर एक मानव रहित मौसम स्टेशन स्टैब्लिश किया गया और इस स्टेशन को नाम दिया गया दक्षिण गंगोत्री। इस स्टेशन से 16 जनवरी से 13 जून 1982 तक मौसम संबंधी डेटा रिकॉर्ड किया गया। भारत ने अपनी इस पूरी जर्नी को यहीं तक लिमिटेड नहीं रखा। अगले 2 सालों में भारत ने 2 और टीमें अंटार्कटिका भेजी। इसमें तीसरे अभियान में एक परमानेंट बेस को सेटअप किया गया 1983 में, जो दक्षिणी ध्रुव से 2500 किलोमीटर दूर था। इस स्टेशन का निर्माण 81 मेंबर्स की टीम द्वारा 8 सप्ताह के रिकॉर्ड टाइम में किया गया। इसमें भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। यह पहली बार था जब किसी इंडियन टीम ने साइंटिस्ट के कार्यों को जारी रखने के लिए अंटार्कटिका में पूरी सर्दी बिताई, जो भारत के ध्रुवीय अनुसंधान कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इस तरह भारत के इस कदम ने पूरी दुनिया में हलचल मचानी शुरू कर दी। अब दुनिया के कई दूसरे देशों को भी लगने लगा था कि अगर भारत अंटार्कटिका जा सकता है तो वो देश भी जा सकते हैं। इस सेंटिमेंट का रिजल्ट ये हुआ कि 1983 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंटार्कटिका को एजेंडे पर रखने का एग्रीमेंट दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि 1959 की जो ट्रीटी है वो इससे खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन संयुक्त राष्ट्र की बैठक से सिर्फ 1 महीने पहले भारत ने सभी को हैरान कर दिया। उसने 1959 की संधि को एक्सेप्ट कर लिया और कंसल्टेंट पार्टी स्टेटस यानी कंसल्टेटिव पार्टी स्टेटस के लिए आवेदन किया। इस स्टेटस का मतलब था कि भारत को अंटार्कटिका से जुड़े सभी फैसलों में भाग लेने का अधिकार मिल गया था। भारत ने यह सब कुछ जानबूझकर किया था। उसने बिना किसी डेवलप देश की मदद के अंटार्कटिका में अपनी टीम भेजी ताकि वो उन देशों में शामिल हो सके जो अंटार्कटिका का फ्यूचर तय करने वाले थे। इसके बाद भारत ने अंटार्कटिका में कई रिसर्च बेस बनाए। लेकिन सवाल यहाँ पर उठता है दोस्तों कि जब भारत को यही सब करना था, इस ट्रीटी पर साइन ही करने थे, तो उसने अपने मिशन को इतना सीक्रेट क्यों रखा? इसके पीछे की बड़ी वजह थी इस मिशन का रिस्क और अनसर्टेनिटी। अब आपको पता है कि अंटार्कटिका का मौसम बहुत ज़्यादा रिस्की था। किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है और भारत के पास उस समय वहाँ की ठोस जानकारी नहीं थी। कल को अगर मिशन फेल हो जाता तो इंडिया की इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा आलोचना होती, क्योंकि भारत उस ट्रीटी का मेंबर नहीं था। इसीलिए इसे बेहद गुपचुप तरीके से किया गया। यही वजह है कि इस मिशन के बारे में न्यू साइंटिस्ट नाम की मैगजीन ने जब खबर छापी तो उन्होंने लिखा, इंडियंस क्वाइटली इन्वेड अंटार्कटिका। इन सबसे भी बड़ी वजह थी कि भारत उस क्लोज डोर क्लब में शामिल होना चाहता था जो अंटार्कटिका पर दावा करने वाले देशों ने बनाया था। मिशन को सीक्रेट रखकर भारत ने बिना किसी रुकावट के पहले अपनी काबिलियत साबित की, जिसने आगे चलकर उसे इस ट्रीटी का सलाहकार सदस्य बनने में मदद की। ये पूरा मिशन इतना सीक्रेट था कि इसके बारे में सिर्फ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके सबसे भरोसेमंद 3 अफसरों को ही सब कुछ पता था। कैबिनेट सेक्रेटरी कृष्ण स्वामी राव साहब, अतिरिक्त कैबिनेट सचिव के सहगल जो कि खुफिया समिति के पूर्व सदस्य थे, और विदेश सचिव राम साठे। इस तरह दोस्तों, जिस इंडिया का पहले मजाक बना था, उसी इंडिया ने जानबूझकर बिना किसी डेवलप्ड विदेश की मदद के अंटार्कटिका में अपनी टीम भेजी और पूरी दुनिया को अपनी काबिलियत का लोहा भी मनवा लिया।
ना सिर्फ एक रिस्की मिशन को लीड करने में बल्कि डिप्लोमेटिकली भी। आज भी भारत के कई साइंटिस्ट अंटार्कटिका में भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और भारत के बनाए बेस में रहकर अंटार्कटिका की स्टडी करते रहते हैं। अब दोस्तों एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि इंडियंस ने जो अलग अलग बेस बनाए वहां पर रहकर ये साइंटिस्ट करते क्या है। तो दोस्तों इन सब का एक बहुत आसान एक शब्द का जवाब है और वो जवाब है जियोलॉजी, यानी कि भूविज्ञान। अर्थ साइंस की वो ब्रांच जो देखती है कि पत्थर का इतिहास क्या है, पत्थर कैसे बने और टाइम के साथ कैसे कैसे वो चेंज होते रहे। यही वजह है कि साइंटिस्ट, खासतौर पर जियोलॉजिस्ट की हमेशा से ही अंटार्कटिका में दिलचस्पी थी, क्योंकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के सभी महाद्वीप एक पहेली की तरह एक दूसरे में फिट होते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का मतलब है कि जो हमारे महाद्वीप थे वो पहले दो हिस्सों में थे। एक पूरा महाद्वीप था जिसको हम लोग पैंजिया कहते थे और फिर आता था हमारा महासागर जिसको पैंथलासा कहते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहती है कि ये जो पैंजिया था इसमें दरारें आती हैं और इन दरारों के चलते ये पूरा महाद्वीप अलग हो गया और इस अलगाव से आज के सभी कॉन्टिनेंट उभरे हैं। अब इसी वजह से कहा जाता है कि अगर हम इन कॉन्टिनेंट्स को जोड़ें तो ये सभी एक दूसरे में फिट होते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि साउथ अमेरिका का वेस्टर्न हिस्सा पहले अफ्रीका में मिला हुआ था, ऐसे ही जापान का हिस्सा रशिया में और ऑस्ट्रेलिया का सदर्न कोस्ट अंटार्कटिका के कोस्ट से फिट बैठता है। इसी तरह इंडियन साइंटिस्ट भी ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या भारत भी कभी अंटार्कटिका का हिस्सा था। इस बारे में जानकारी हासिल हुई थी तीसरे अंटार्कटिक अभियान में। इस अभियान में एक साइंटिस्ट शामिल हुई थी जिनका नाम था सुदीप्ता सेन गुप्ता। सुदीप्ता सेन गुप्ता ने इस कॉन्टिनेंट की स्टडी करने के बाद शिरमाकर हिल्स में पाए जाने वाले पत्थरों की स्टडी की थी। इस स्टडी से उन्होंने पाया कि ये पहाड़ उसी दरार का हिस्सा है जहां से भारतीय उपमहाद्वीप अंटार्कटिका से अलग हुआ था। इसका मतलब है कि लाखों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप अंटार्कटिका से अलग होकर उत्तर की ओर बहता रहा और धीरे धीरे एशिया के करीब आता गया और आखिरकार उसमें मिल गया। जब एशियाई महाद्वीप और भारतीय उपमहाद्वीप का टकराव हुआ तो यहाँ तिब्बत के पास हुआ। इसी टकराव के कारण एक नया भू रूप विकसित हुआ जिसे आज हम हिमालय के नाम से जानते हैं, यानी हिमालय पर्वतमाला जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मूल रूप से इन्हीं दो महाद्वीपों के टकराव के कारण अस्तित्व में आया था। इंटरेस्टिंग बात है कि सुदीप्ता ने केवल पत्थरों की स्टडी करके इस बात का पता लगाया था। खैर 1980 के बाद से लेकर आज भी अंटार्कटिका रिसर्चर्स और एक्सप्लोरर्स के लिए किसी अट्रैक्शन से कम नहीं। जैसे लोग दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतह करना चाहते हैं, एक दौर था जब लोग इस कॉन्टिनेंट पर पहुंचना चाहते थे। इस कॉन्टिनेंट को दुनिया का फाइनल फ्रंटियर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ आज भी कई मिस्ट्रीज हैं और कई ऐसी चीजें हैं जिनका पता लगाया जाना बाकी है। आपको बताऊं तो 1911 में नॉर्वेजियन खोजकर्ता रेओल्ड एमर्सन ने सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने का कारनामा किया था। ऐसे ही एक बेहद ट्रेजिक स्टोरी है ब्रिटिश एक्सप्लोरर रॉबर्ट फॉल्कन स्कॉट की। 1912 में जब उनकी टीम साउथ पोल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां पहले से ही नॉर्वेजियन झंडा लगा हुआ था। इससे हो सकता है उनको कुछ निराशा भी हुई हो। फिर वापसी में खराब मौसम, भोजन की कमी और बीमारियों के कारण उनकी पूरी टीम की मौत हो गई। जब उनकी लाशें मिली तो पता चला कि वो अपने साथ 16 किलो के एक पत्थर को लेकर चल रहे थे, जिसे उन्होंने रिसर्च के लिए इकट्ठा किया था। अगर वो उन पत्थरों को छोड़ देते तो शायद बच जाते, क्योंकि उनकी लाशें बेस कैंप से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर पर मिली थी। कहने का मतलब है कि अंटार्कटिका का जुनून इस हद तक था कि एक दौर में लोगों के लिए जिंदा रहने की जगह साइंस ज्यादा जरूरी थी। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी अंटार्कटिका की। भारत का ये मिशन एक अद्भुत कहानी है जो दिखाता है कि कैसे एक देश ने सिर्फ वैज्ञानिक खोज के लिए नहीं बल्कि अपने आत्मगौरव और वैश्विक पहचान के लिए भी इम्पॉसिबल से लगने वाले सपने को हकीकत में बदल दिया। ये उन बहुत ही ब्रेव वैज्ञानिकों और नेवी के ऑफिसर्स की कहानी है जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाला और भारत का झंडा दुनिया के सबसे दक्षिणी कोने पर फहराया। आज भी जब भारत के वैज्ञानिक अंटार्कटिका में रिसर्च करते हैं तो वो उस पहले मिशन की भावना को याद करते हैं। एक ऐसा मिशन जिसने एक तिरंगे की बर्फ में छपी पहली छाप के साथ भारत का नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। ये सिर्फ एक अभियान नहीं था बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी जहां भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं। अब आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।